नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इकोलॉजी के अंदर बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोम्स, बायोस्फीयर, होम रेंज, टेरिटरी, इकोटोन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड डायपोज के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल। दोस्तों, बायोजियोकेमिकल साइकिल 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो, जियो और केमिकल। यहाँ बायो मीन्स होता है सजीव, जियो मीन्स सॉइल से रिलेटेड, मीन्स मृदा और भूमि, और केमिकल से मतलब है मिनरल्स, खनिज पोषक पदार्थ। तो ये 3 शब्द जो है किस प्रकार से जो इससे रिलेटेड रहते हैं। तो देखिए, ये जो खनिज पोषक पदार्थ जो होते हैं ये मृदा में पाए जाते हैं, मृदा से पौधे में जाते हैं, पौधे से वापस उपभोक्ता में, उपभोक्ता से मृदा में वापस लौट आते हैं। तो ये चक्र जो है, ऐसे चक्र बनता है किस प्रकार से खनिज पोषक पदार्थ मृदा से पौधे में, पौधों से उपभोक्ता से होते हुए मृदा में वापस लौटते हैं। ये चक्र कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। तो परिभाषा में हम देखते हैं कि खनिज पोषक पदार्थ या खनिज तत्वों की भूमि से पौधों द्वारा अवशोषित होकर उपभोक्ता में होते हुए फिर से भूमि में मिल जाने की चक्रीय परिक्रमा को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसकी मुख्यतः 3 श्रेणियां होती है, या कह सकते हैं 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला जल चक्र, गैसीय चक्र, और तीसरा है अवसादी चक्र। पहला पढ़ते हैं जल चक्र। तो दोस्तों, जल चक्र जो होता है, जल का परिसंचरण या जल का चक्रण किस प्रकार से होता है। भूमि पर जल का विस्तृत भंडार समुद्र होता है। समुद्र से सूर्य की किरणें या फिर सूर्य की प्रकाश ऊर्जा से वाष्प में परिवर्तित होता है। ये वाष्प जो है कंडेंस होती है और प्रेसिपिटेट होकर के, कंडेंस होकर के बादल बनती है और प्रेसिपिटेट होकर के वापस नदी में बहता हुआ जल वापस समुद्र में मिल जाता है। और इसी के साथ साथ पेड़ पौधे भी जल के परिसंचरण चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पेड़ पौधे भूमि के जल को ग्रहण करते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वाष्प के रूप में जल को उड़ा, ये जल वापस बादलों से होता हुआ वापस भूमि में मिल जाता है। तो ये जल चक्र कहलाता है। अब आगे है गैसीय चक्र के अंदर खनिज तत्व गैसीय रूप में सम्मिलित होते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। अवसादी चक्र में ऐसे खनिज तत्व जो कि अवसादी चट्टानों या मृदा में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं अवसादी चक्र में सम्मिलित किए जाते हैं। फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम चक्र जो होते हैं अवसादी चक्र का एग्जाम्पल है। तो कभी कभी एग्जाम पूछा था निम्न में से कौन सा चक्र अवसादी चक्र है। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस जो है अवसादी चक्र है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तो दोस्तों, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78.08% पाई जाती है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, और जो बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, उनमें नाइट्रेट की अधिकता से एक रोग होता है जिसे कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। अब हम नाइट्रोजन साइकिल की स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बायोलॉजिकल रूप में भी हो सकता है, एटमॉस्फेरिक में भी हो सकता है और इंडस्ट्रियल रूप में हो सकता है। ये स्थिरीकरण के द्वारा अमोनिया में परिवर्तित होता है। ये अमोनिया जो है नाइट्रोनास या नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तन हो सकती है, और ये नाइट्राइट वापस जाकर के नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर जीवाणु के द्वारा परिवर्तित की जा सकती है। नाइट्रोबैक्टर याद करने का तरीका बता रहा हूँ। नाइट्राइट में का एन, नाइट्रेट का एन, तो कितने एन हो गए? 2 एन हो गए। मारवाड़ी में बोलते बे, एक बे, बे मतलब बैक्टर, तो याद हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा जीवाणु काम आता है? नाइट्रोबैक्टर। अब जब ये नाइट्रेट जो बनी है सॉइल के अंदर, ये 3 प्रकार से आगे परिवर्तित हो सकती है। पहला, ये पौधे ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, ये सीपेज में चली जाए, जल के द्वारा भूमि में रिसा हो जाए। तीसरा है
ये जो नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट सीधा वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाए तो इसे कहते हैं विनाइट्रीकरण कहलाते हैं। नाइट्रेट का वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। विनाइट्रीकरण में बैक्टीरिया जो है स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया मुख्य भूमिका अदा करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। विनाइट्रीकरण में कौन से बैक्टीरिया काम आते हैं? स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस और थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। अब ये प्लांट के द्वारा नाइट्रेट ग्रहण की जाती है, उसके बाद प्लांट के थ्रू एनिमल में जाती है नाइट्रोजन, और जब प्लांट और एनिमल डेथ हो जाती है, इनकी डेड मृत पदार्थ हो जाते हैं, तो ये वापस मृत पदार्थों से नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन किया जाता है। तो इस क्रिया को कहते हैं अमोनिफिकेशन कहते हैं। मृत पदार्थ से नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तित होना अमोनीकरण। इसके लिए जो जीवाणु रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बैसिलस वल्गेरिस, बैसिलस रेमोसस और बैसिलस माइकोइड्स, ये जीवाणु तीनों जो याद रखने हैं, जीवाणु के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल जो होता है, इसका मुख्य स्रोत होता है कार्बन का कार्बनिक पदार्थ, ईंधन में पेट्रोल, डीजल, कोल, कोयला, और कार्बन जो है वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। तो ये कार्बन जो है वायुमंडल में उपस्थित होती है। वायुमंडल से पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा इसको ग्रहण करते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस के बाद जो कार्बनिक पदार्थ बनता है उसको एनिमल ग्रहण करते हैं। एनिमल श्वसन की क्रिया के द्वारा वापस कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। जब ये पौधे और जंतु मृत हो जाते हैं, तब मृत या तो ईंधन में चेंज हो जाते हैं या फिर मृत पदार्थों का अपघटन किया जाता है, और ईंधन का जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस वायुमंडल में परिवर्तित हो जाती है। तो ये होता है कार्बन चक्र। आगे ऑक्सीजन साइकिल जो है, ऑक्सीजन 21% होती है। इसका मेन सोर्स होता है, प्रोड्यूसर होते हैं, वे पेड़ पौधे कह सकते हैं, भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। उत्पादक क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, शुगर और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, और इसको क्या करते हैं? उपभोक्ता ग्रहण करते हैं, और वापस उपभोक्ता रेस्पिरेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं, और ये प्रोड्यूसर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस यूज़ करते हैं। अगला साइकिल है फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल अवसादी चक्र का उदाहरण है। अवसादी चक्र फास्फोरस को सम्मिलित किया जाता है। तो इसका मुख्य स्रोत जो है चट्टानें हैं। अवशोषण, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पौधे किस रूप में फास्फोरस का अवशोषण करते हैं? PO4 3- या ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में अवशोषित करते हैं। तो चट्टानें इसका मुख्य स्रोत है। चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है, मृदा में फास्फोरस आती है, मृदा से पौधे ग्रहण करते हैं, पौधे से जंतु और पौधे मृत होने के बाद वापस ये मृदा में चली जाती है। तो इस प्रकार से फास्फोरस साइकिल कंप्लीट होता है। आगे पढ़ते हैं बायोम के बारे में। दोस्तों, आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, रेंज ऑफ इकोलॉजी पढ़ते थे हम, तो उसमें जीव, समष्टि, पॉपुलेशन, समुदाय, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, बायोम और बायोस्फीयर, ये क्या है? रेंज ऑफ इकोलॉजी है। जीव, समष्टि, समुदाय, इकोसिस्टम के बारे में अपन ने पढ़ाई कर ली है। अब बायोम जो होता है, बायोम क्या होता है? या तो बड़े पारिस्थितिकी तंत्र को कह सकते हैं, बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। और या फिर एक और परिभाषा है, एक ही क्षेत्र की समान जलवायु में निवास करने वाले जैव समुदाय को क्या कहते हैं? बायोम कहलाते हैं। जलवायु सेम जलवायु होनी चाहिए बायोम के केस में। अगला है बायोस्फीयर। दोस्तों, बायोस्फीयर जो होता है, ऑल द बायोम, सारे बायोम मिलकर के क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर के अंदर सभी जैव मंडल में सभी जीव सम्मिलित किए जाते हैं। उसमें कौन कौन से मंडल सम्मिलित किए जाते हैं वो ध्यान रखना आपको। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, जो कहते हैं जल, वायु और मृदा, तीनों सम्मिलित किए जाते हैं जैव मंडल के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। बायोस्फीयर क्या होता है? ऑल द बायोम। आगे बात करते हैं, विश्व में मुख्यतः कितने बायोम होते हैं? टोटल 7 बायोम होते हैं। NCERT के अकॉर्डिंग किसी किताब में आपको 8 भी मिल जाएंगे। तो ऐसे कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आते नहीं वैसे एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। टोटल बायोम कितने होते हैं? 7 बायोम होते हैं। पहला है टुंड्रा, अल्पाइन वन,
बर्फीले इलाकों में जो पाए जाने वाले होते हैं। जो एक चीज़ और आती है टिम्बर लाइन, यह ध्यान रखना आपको, जिस ऊंचाई के पश्चात वनस्पति नहीं पाई जाती है उसे कहते हैं टिम्बर लाइन। मतलब पहाड़ों की जैसे जैसे पहाड़ में ऊंचाई भी जाते हैं तो कुछ विशेष ऊंचाई के बाद वनस्पति नहीं पाई जाती है उसे कहते हैं टिम्बर लाइन कहते हैं। ये ध्यान रखना परिभाषा। जैसे एग्जाम्पल है पेरुविया में 3000 या 3300 मीटर के पश्चात वनस्पति अनुपस्थित होती है, वो तो टिम्बर लाइन कहलाती है। अगला है बायोम शीतोष्ण नौकाकार बायोम। तीसरा है शीतोष्ण पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला बायोम है घास स्थल। घास स्थल में जो मुख्यतः घास के मैदान हैं वो प्रेरी कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में। पंपास जो है दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिण ब्राज़ील को सम्मिलित किया जाता है। वेल्ड जो है अफ्रीका में, और टुसॉक जो है न्यूजीलैंड में है। तो ये आपको याद रखने, मिलान वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है, प्रेरी कहाँ है, पंपास कहाँ है, वेल्ड कहाँ है। अगला बायोम है 7वां बायोम मरुस्थल। मरुस्थल जो सहारा मरुस्थल है उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। तिब्बत, गोबी और थार का मरुस्थल जो एशिया में है। तो यहाँ पर कोल्ड और हॉट पूछा जाता है, कोल्ड डेजर्ट कौन सा है और हॉट डेजर्ट कौन सा है। तो कोल्ड गोबी किसका एग्जाम्पल है, कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल, और सहारा और थार जो है हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल है। होम रेंज और टेरिटरी। दोस्तों होम रेंज क्या होता है, रेंज मतलब अधिक कितनी रेंज तक है, इसकी रेंज क्या है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू फुलफिल इट्स नीड्स क्या क्या हो सकती है, फूड, शेल्टर, ब्रीडिंग, मतलब वह अधिकतम दूरी जहाँ तक कोई जीव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जा सकता है वो कहलाता है होम रेंज कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन जो होते हैं हज़ारों किलोमीटर दूर से आते हैं, कहाँ आते हैं, केवला देवी नेशनल पार्क आते हैं भरतपुर में राजस्थान के अंदर। तो रेंज कितनी होगी, हज़ारों किलोमीटर की रेंज होगी, कितनी दूरी तक जा सकता है अपनी आवश्यकता के लिए। साइबेरियन क्रेन रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे आते हैं राजस्थान के अंदर। अगला है टेरिटरी, होम रेंज अंडर डिफेंस। तो अंडर डिफेंस का क्या मतलब था, जैसे एग्जाम्पल है लोयन अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कहाँ तक जा सकता है, उसका होम रेंज हो गया। लेकिन लोयन जहाँ रहता है उसके आसपास का वह एरिया जहाँ पर किसी को अलाउ नहीं किया जा सकता, लोयन के आसपास का वह एरिया जहाँ पर वो किसी भी जंतु को आने के लिए अलाउ नहीं कर सकता, तो वो कहलाता है टेरिटरी कहलाता है। इसे हम कह सकते हैं होम रेंज अंडर डिफेंस कह सकते हैं। इन दिस एरिया लोयन डज नॉट अलाउ एनी ऑर्गेनिज्म, तो वो टेरिटरी कहलाता है। आगे पढ़ने जा रहे हैं इकोटोन के बारे में। इकोटोन क्या होता है, ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम्स, कम्युनिटी और इकोसिस्टम, जहाँ पर दो समुदाय मिलते हैं, अतिव्यापित होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट होती है, वो कहलाती है इकोटोन कहलाती है। यहाँ आपको ब्लैक कलर में और रेड कलर में दो समुदाय, पादप समुदाय, जंतु समुदाय बताए हैं। तो पादप और जंतु समुदाय जहाँ पे मिलते हैं, ये जो एरिया है वो कहलाता है इकोटोन कहलाता है। यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जंतु भी पाए जाते हैं, पादप भी पाए जाते हैं, जैव विविधता ज़्यादा होगी, तो वे यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। इस कारण से एज इफेक्ट कहते हैं, कोर प्रभाव भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, आपको टर्म याद रखना है। अगला है शीत निष्क्रियता। तो नाम से ही पता है, नाम से अगर परिभाषा देखी जाए तो बहुत ईजी है। शीत ऋतु में जंतुओं का निष्क्रिय अवस्था में चला जाना शीत निष्क्रियता कहलाता है। भालू, गिलहरी और बैट्स में चमगादड़। तो यहाँ पर एग्जाम में क्या पूछता है, हाइबरनेशन पूछते हैं। हाइबरनेशन क्या है, तो शीत निष्क्रियता तो आएगा नहीं एग्जाम में, ये लिखा होगा हाइबरनेशन लिखा होगा। तो आपको ध्यान रखना है, हाइबरनेशन का मतलब होता है शीत ऋतु में जंतुओं का निष्क्रिय अवस्था में चला जाना। दूसरा है ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन। फ्रॉग, क्रोकोडाइल, कछुआ, ग्रीष्म ऋतु में जंतुओं का निष्क्रिय अवस्था में चले जाना क्या कहलाता है, एस्टिवेशन कहलाता है। फ्रॉग, क्रोकोडाइल, कछुआ। अगला है उपरति, डायापोज बोलते हैं। तो ये क्या होता है, सस्पेंडेड डेवलपमेंट होता है। कभी कभी क्या है कि डेवलपमेंट की कोई स्टेज रुक जाती है, निलंबित हो जाती है, तो उपरति कहलाता है। इंसेक्ट, डेफनिया और जेलीफिश इसके एग्जाम्पल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश टर्म आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए। दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।